मैं रविंद्र कुमार वी प्रिंट इन्फोटेक चैनल करनाल से। आज हमारे साथ हैं एक पोल्ट्री विशेषज्ञ जो डीन रह चुके हैं कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस, हिसार से। डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपका करियर रहा है पोल्ट्री इंडस्ट्री से, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में जो है हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय दीजिए। यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी में एज ए प्राध्यापक के रूप में 1985 में नौकरी ज्वाइन की थी और 1986 से मुझे ये पोल्ट्री का डायग्नोसिस का काम सौंपा गया था जी, अतिरिक्त कार्यभार के रूप में। और तब से लेकर जब तक मैं रिटायर हुआ तब तक मैं कार्य देख रहा था। और उस बीच में हमने बहुत कुछ देखा कि पोल्ट्री कहाँ थी और कहाँ आ गई। जी। डॉक्टर साहब, जब से आप इंडस्ट्री में आए हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, इंडस्ट्री काफ़ी डाउन भी गई है, यहीं से लोग जो है इम्प्रूवमेंट भी आई है पोल्ट्री में। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? कैसा हमारा ये जो इंडस्ट्री है किस तरह की है? देखो, इस बारे में तो कोई भी पंडित लोग भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि पोल्ट्री का फ्यूचर आने वाला समय कैसा रहने वाला है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि हर चीज़ में, हर बिजनेस में डिमांड एंड सप्लाई एक मुख्य मुद्दा होता है। जी, जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से अगर हम पैदावार करते हैं तो उसका मूल्य उसके हिसाब से मिलता है। जी। अगर पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। तो वो पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे पोल्ट्री में व्यवसाय में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। जी। पहले कोड़ी के हिसाब से बिकते थे मंडी में, फिर वो मंडी वालों को बिकने लगे किलो के हिसाब से। उसके लिए भी लोगों ने संघर्ष किया था। तो अभी रेट रोज़ खोलते हैं, लेकिन रोज किस रेट की किस हिसाब से खोलते हैं वो उनके ऊपर है जी, मंडी वाले। जी। तो अब वो फार्मर को सूट करता नहीं करता है, वो सब बहुत सारी चीज़ें। जी। लेकिन अब जैसे फीड की प्राइसेस बढ़ गई हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से रेट उस मुताबिक नहीं बढ़ रहे हैं जितना बढ़ना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पोल्ट्री में जो कॉमन जो डिजीज़ हैं वो कौन सी हैं और उनका प्रबंधन जो है कैसे किया जा सकता है? नहीं, देखो, डिजीज़ तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसकी बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। जी, जी। लेकिन आप पिछले कुछ समय की बात करें, अगर हम जी। पिछले 5-7 महीने की बात करें जैसे, तो खासकर जैसे ब्रायलर इंडस्ट्री हरियाणा में काफ़ी प्रोग्रेस की है और पिछले कुछ समय से इंटीग्रेटर भी बहुत सारे हुए हैं, आए हैं, इस व्यवसाय में जुड़े हैं। और जो किसान भाई अपने आप बिजनेस करते थे वो काफ़ी कम हो गए हैं और वो ज़्यादातर इंटीग्रेशन से जुड़ गए हैं। जी। क्योंकि उनको मार्केट पर रेट नहीं मिलता था, तो उनको लगा कम से कम हमारा घर से तो नुकसान ना हो, कुछ ना कुछ फायदा मतलब मिलता रहे। लेकिन क्यों इस पीरियड में, जब से जुलाई अगस्त के बाद, हम नॉर्मली भी देखते हैं कि इस मौसम में जैसे मौसम में एक तो नमी ज़्यादा रहती है और तापमान भी ज़्यादा रहता है। और जो सबसे ज़्यादा जो अनाज है, मक्का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है मुर्गियों के दाने में। उसका चाहे ब्रायलर हो, चाहे लेयर हो, चाहे ब्रीडर, सब में ही उसका कुछ ना कुछ अंश का इस्तेमाल होता है। और जहाँ वो पैदा होती है वो यहाँ हमारे हरियाणा में होती नहीं है, तो वो या तो बिहार से आती है, या राजस्थान से आती है, या एमपी से आती है। वहाँ पे अगर उन दिनों में बारिश हुई हो तो खड़ी फसल में ही उसकी फंगस की प्रकोप हो जाता है और उसकी वजह से उसमें कीट पॉइजन बनना शुरू हो जाता है फसलों में, और वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। और जब स्टोर करते हैं उसको, अगर मॉइस्चर उसको 12% से ज़्यादा है तो वो बढ़ता ही रहता है। फंगस तो हम ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन जो फीड में पॉइजन बन गया वो ख़त्म नहीं होता, वो बना रहता है। और जब वो फीड के माध्यम से मुर्गियों को जाएगा तो उनके लीवर पे उसका असर आना शुरू होता है, लीवर पे, गुर्दों पे और दूसरे अंगों पे भी, और डिपेंड करते किस तरह का टॉक्सिन है। तो वो आज के समय की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसकी वजह से फिर बहुत सारी बीमारियां जो साथ चलती हैं, वायरल प्रकोप बहुत बड़े हैं पिछले कुछ सालों में। आपने जैसे हमने सुना है, बर्ड फ्लू का भी सुना था। जी। बर्ड फ्लू के अलावा एक LPI होता है जो लोग पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा है, उसका प्रकोप तकरीबन 2006 से हमारे देश में चल रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके लिए अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने उसके लिए वैक्सीन
अप्रूव करी है, जो उन्होंने पैदा की है, और वो उसकी टेक्नोलॉजी कई कंपनियों को दी है। जी तो हो सकता है आने वाले समय में हमें उसका कोई वैक्सीन मिले। तो जितनी भी वायरल की बीमारियां हैं, वायरस के होने वाले वायरस जनित रोग हैं, उसके लिए तो अगर उसका वैक्सीन है तो वो सबसे बड़ा अच्छा उपाय है। वैक्सीन उसकी लग सकती हो तो वैक्सीन लगाएं, और उसके बाद बायोसिक्योरिटी रखें। और फीड सबसे बड़ा इनपुट है पोल्ट्री को यूज़, जो भी पोल्ट्री यूज़ करती है। जी 70% खर्चा फीड का होता है। जी अगर फीड हमारा सही रहेगा और उस पर दिक्कत कम है तो फिर प्रोडक्शन अच्छी आएगी। तो अगर वो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो फिर वो इम्यूनिटी की डाउन आ जाती है, तो मुर्गियों के ऊपर समस्या बढ़ती है। जी। और अक्सर ऐसा दिखा है कि जब वेदर जब चेंज होता है, जैसे गर्मी से सर्दी में आए या सर्दी से गर्मी में गए, तब ज़्यादा वायरल लोड जो है बढ़ जाता है फार्म पे। नहीं, ऐसा वायरल लोड फार्म पे नहीं पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने खुद को भी देखा होगा कि जब भी सर्दी से सर्दी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, ये मौसम बदलता है, तो हमें भी वायरल का प्रकोप ज़्यादा होता है। जी जी वायरस तो रहते हैं वहाँ, ठीक है। लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको कोप अप नहीं कर पाता, मतलब उसके ऊपर स्ट्रेस आती है। तो सबका Immunity- सभी इंडिविजुअल की बॉडी है वो अलग अलग तरह से उसको हैंडल करती है। जी आप किसी की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उनको उस हिसाब से वायरस का अटैक आता है। जैसे उनमें आता है, आदमियों में आता है, वैसे ही मुर्गियों को भी आता है। और मुर्गियों में क्योंकि इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि उनमें बहुत मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा जो हम बोलते हैं कि उनका आप देखभाल कैसे करते हैं। जी अगर तापमान में थोड़ी सी भी उपचुक हो गई तो वो उनके लिए बहुत घातक होता है। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि वो जितना तापमान उनको चाहिए वो हम उनको दे पा रहे हैं, और जितनी ज़रूरत के हिसाब से उनको पानी है और उस पानी के हिसाब से फीड है, वो सारी जितनी ज़रूरत है वो पूरी कर पा रहे हैं। जी और इसलिए उनको ज़्यादा प्रकोप होता है। और ये क्योंकि छोटी जगह, कम जगह में बहुत सारी मुर्गियाँ हम रखते हैं। जी एक बार एक दो मुर्गियों में भी समस्या आ गई तो तुरंत फैल जाती है वायरस वाली कोई भी बीमारी होती है, इसलिए बहुत जल्दी ही वायरस का प्रकोप फैलता है। तो जैसे ही कोई डिजीज़ हमारे फार्म पे आती है तो सबसे पहले हमें क्या उपचार करना चाहिए सर? नहीं, उपचार तो तुरंत नहीं करना चाहिए। उपचार से पहले हमें देखना है कि बीमारी क्या है, एक दो हाँ किस कारण से आई हो। तो एक दो लक्षण दिखते हैं, जैसे मुर्गियों में किसी की आँख में सोजिश है, कुछ की आँख छींक मार रहा है, खांसी हो रही है, तो उसका मतलब उनको सांस की से रिलेटेड बीमारी है। तो उनको जो थोड़े पक्षी होते हैं शुरू में उनको अलग कर लें, आइसोलेट कर लें, बाकी से थोड़े से अलग करें, तो उसको फैलने से हम आगे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। और उसके हिसाब से फिर आप उनको ध्यान से देखते रहें कि क्या इतना प्रकोप बढ़ रहा है, उसके हिसाब से वेटनरी डॉक्टर के पास जाएँ, हम उससे सलाह लें कौन सा उपाय करना चाहिए, उसके हिसाब से करें तो अच्छा रहता है। और तुरंत अगर आपको कुछ करना है तो एक तो बायोसिक्योरिटी के जो साधन हैं उसमें जैसे स्प्रे है, बहुत सारी दवाएं हैं जिनका हम स्प्रे कर सकते हैं। और साथ में सांस की अगर समस्या है तो उसमें कुछ और दवाएं जैसे दांत खोलने वाली होती है वो भी मिला सकते हैं। दोनों को मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं तुरंत, और फिर डॉक्टर से मिलकर जो सलाह लेके उसके हिसाब से दवाई शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पानी का भी जो है बहुत बड़ा अहम रोल रहता है कि पानी की वजह से भी कई डिजीज़ हमारे फार्म पे आ जाती है, पानी साफ़ नहीं होता। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो सबसे बड़ा हमने बोला कि सबसे बड़ा तो फीड का खर्चा है पोल्ट्री पालने में। दूसरा है पानी, क्योंकि हम इसका खर्चा नहीं मानते क्योंकि वो फ्री में मिलता है, हमें उसका ज़्यादा रेट नहीं होता, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत है क्योंकि जितना फीड खाती है उससे 1.5 गुना या 2 गुना पानी पीना पड़ता है मुर्गी को। जी जब इतना पानी पिएगी, और उसका जो हमारा पानी का सोर्स है वो क्या है, अगर वो ज़मीनी पानी है या नहर का पानी है, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ज़मीनी पानी है तो उसमें नमक की मात्रा हमारे हरियाणा में तकरीबन ज़्यादा रहती है। जी अगर नमक ज़्यादा रहता है तो मुर्गियों की कैपेसिटी है वो 0.5% से ज़्यादा नमक फीड और पानी के माध्यम से ले सकते हैं। उससे ज़्यादा लेंगे तो समस्या आती है। इक्वलाई बन गई थी, इक्वलाई कैसे बनती है, उसमें भी पानी का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जो पाइपलाइन है उसमें जो पानी जा रहा है उसमें वो लेयर जमती जाती है, धीरे धीरे दवाई देते हैं, छोड़ देते हैं, जमती जाती है, उसके ऊपर कीटाणु पनपते रहते हैं और वो फिर परमानेंट बने रहते हैं। जब तक हम उसकी पूरी सी सफाई नहीं कराते, डिसइंफेक्शन नहीं कराते, वाटर डिसइंफेक्शन नहीं कराते, तब तक उसका समाधान नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें पानी की जांच करानी चाहिए जी, उसमें नमक की भी जांच कराएं या और फिर कीटाणु की भी जांच कराएं, ये हमारे पानी में कितने इकोलाई के कीटाणु हैं। जो प्रयोगशाला हैं, बहुत सी प्रयोगशालाएँ हमारी भी है, तो वहाँ आप पानी की सैंपल ला वहाँ
कीटाणु रहित बोतल ले जाएं, उसमें पानी लेके आएँ, उसकी जांच कराएं पीएच वगैरह के लिए भी और साल्ट के लिए भी और साथ में कीटाणु के लिए भी। और उसके हिसाब से फिर आपको जो उपाय बताए जाते हैं पानी की साफ सफाई के लिए, पाइपलाइन की सफाई के लिए, वो करेंगे तो काफ़ी हद तक आप उससे बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपने बायोसिक्योरिटी का भी बताया था। बायोसिक्योरिटी भी जो है एक फार्म पे जो है एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है। रीढ़ की हड्डी है पोल्ट्री की बायोसिक्योरिटी। तो कुछ 5-6 टिप्स जो बायोसिक्योरिटी के हर एक फार्मर को जो है फॉलो करने चाहिए। नहीं देखो, काफ़ी समय से हम कहते आ रहे हैं भी बायोसिक्योरिटी को अप्लाई करना चाहिए। तो लेकिन जब किसान भाइयों ने, पोल्ट्री फार्मर भाइयों ने देखा कि वायरल बीमारियां इतनी फैल रही हैं, हर बार कोई ना कोई नई आ जाती है, खासकर बर्ड फ्लू के बाद काफ़ी लोग जागृत हो गए हैं। उसके बाद से बायोसिक्योरिटी पे अच्छा ध्यान देने लगे हैं। तो बायोसिक्योरिटी में एक तो ये होता है कि बाहर से कोई अंदर आए, बाहर का आदमी कोई अंदर ना आए उसके, क्योंकि वो आप किसान भाई में आप साथ हो कि एक भाई दूसरे के फार्म पे जाके मिल के बात करते हैं। मिलना जुलना ठीक है, लेकिन फार्म में ना करें, बाहर मिल लें कहीं दूसरी जगह। और वो जो जूते पहन के आते हैं उसके माध्यम से ज़्यादातर बीमारियाँ आती हैं। जी, वो लेबर हो चाहे वो किसान भाई खुद हो, उनके माध्यम से आती है। तो वो उनका एंट्री फार्म के अंदर बंद रखे, बाहर कहीं जगह बना लें, वहाँ मिल लें, वहाँ तक ठीक है। और जो भी अंदर आए तो गेट पे एक पानी रख के, जिसके ऊपर आप हमेशा कुछ ना कुछ दवाई डाल के रखें, डिसइंफेक्टेंट, उसके अंदर ऊपर उसके अंदर से जाके ही जूतों को उसमें डुबो के तब अंदर जाएं। जो भी खुद भी जाएं, लेबर को भी आदत डालें। और अंदर की उनकी चप्पल या कुछ हैं वो अलग रखें जो फार्म के अंदर पहनने के लिए, और बाहर जाने के लिए अलग रखें। और उनके रेगुलर रूप में, नियमित रूप से आप स्प्रे करते रहें, जब बीमारी है चाहे ना है। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ज़्यादा अच्छा है, बीमारी आने की इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए बचाव करने में थोड़ा हमें लगता है भी खर्चा है, महंगा है, लेकिन वो उसका फ़ायदा होता है। लॉन्ग रन में उसका फ़ायदा है। अगर बीमारी आती है तो बहुत नुकसान होता है, अगर हम बचाव करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी डॉक्टर साहब, आज हर कोई जो है बिना एंटीबायोटिक फ्री चिकन की बात कर रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, इसके लिए एक तो मुख्य बात जिसके ऊपर हम आजकल हर कोई बात कर रहा है, जैसे WHO हो, जी, भारत सरकार हो, सभी बोलते हैं भाई, दूसरे बड़े बड़े जितने डेवलप्ड कंट्री हैं सभी ने एंटीबायोटिक का एज ए ग्रोथ प्रमोटर बैन कर दिया। हमारे देश में भी धीरे धीरे उस तरफ हम जा रहे हैं। इसका ये है क्योंकि जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो कंजम्पशन है पोल्ट्री की वो आम आदमी करते हैं, आम पॉपुलेशन खाती है। तो उनको जो एंटीबायोटिक, अगर हम वही एंटीबायोटिक जो आदमियों में इस्तेमाल होते हैं वही एंटीबायोटिक हम मुर्गियों में इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी वजह से जो आदमियों में बीमारियां आती हैं तो वो एंटीबायोटिक उनमें काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है उन दवाइयों के लिए। तो इसलिए भारत सरकार ने भी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी ने इसके ऊपर जोर दिया है कि भाई इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। जो ग्रोथ प्रमोटर के रूप में हम एंटीबायोटिक की इस्तेमाल करते हैं उनका प्रयोग कम करते जाएँ। उसके लिए अल्टरनेटिव हैं बहुत सारे आगे, जैसे आयुर्वेदिक साधन है और वो है एसिडिफायर्स हैं, वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उससे फर्क रहता है। तो हमें एंटीबायोटिक की तरफ कम से कम जाना पड़े तो ही है। जब बीमारी आती है तभी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, और उसका एक विड्रॉल पीरियड होता है, अभी 10 दिन, किसी का 5 दिन है, किसी का 10 दिन, उससे पहले इस्तेमाल कितना करें तो हम उसका इस्तेमाल कम से कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी फर्स्ट चॉइस वेट डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से जींद में लैब खोली है अभी, जहां हम बैठे हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो फार्मर्स के लिए यहाँ पे किए जाते हैं, फार्मर्स की समस्याओं के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं मुर्गियों के, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता है। देखिए, जैसे अभी आप एंटीबायोटिक की बात कर रहे थे, अभी किसान भाई क्या करते हैं, थोड़ी सी इनको इकोलाई दिखती है, कोई भी बीमारी दिखती है तो तुरंत एंड्रोसिन शुरू कर देते हैं। जी, उनको ये नहीं पता कि एंड्रोसिन क्या है, एंटीबायोटिक है या दवाई है, वो शुरू कर देते हैं। अब वो धीरे धीरे करके बोलते हैं जी हमने 3, 4, 5 दिन ये दवाई एंड्रोसिन भी दे दी, फिर भी ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं ठीक होता है? तो उसको इसीलिए है कि अगर हम पक्षी की जांच करा लें प्रयोगशाला में ला के भी, ये इसमें ये कौन सा इन्फेक्शन है, उसके लिए कौन सी दवा काम करेगी, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि उससे हम दवाई चुनने में सहायता मिलती है। और उसका इलाज अगर हम तो उसका भाई से हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे तो वो कितने दिन में ठीक होगा कोई मालूम नहीं। लेकिन अगर हम सही साइंटिफिक तरीके से चलेंगे, उसकी पहले जांच करा लें, उसके हिसाब से दवाई करें, तो हमें उसका
तुरंत इलाज भी होगा और फ़ायदा भी होगा और वही बचत भी होगी। आपकी लैब में और दूसरे जो जी। टेस्ट हैं उसके लिए बता दूँगी, एक तो जैसे कल्चर सेंसिटिविटी है, बैक्टीरिया कौन सा है, कौन सा कीटाणु जिसकी वजह से हमें बीमारी मुर्गों में हुई है। और दूसरे जो जी। टेस्ट हैं उसके लिए बता दूँगी, एक तो जैसे कल्चर सेंसिटिविटी है, बैक्टीरिया कौन सा है, कौन सा कीटाणु जिसकी वजह से हमें बीमारी मुर्गों में हुई है और उसके ऊपर कौन सी दवाई काम करेगी। पहला तो ये है, इसको बोलते हैं कल्चर सेंसिटिविटी। जी। इसके अलावा है जैसे पानी की जांच है, पूरी जांच हो जाती है, नमक से लेके उसमें कितने साल का है या उसमें कितनी इकोलाई का मात्रा है, वो सब हो जाता है। जी। दूसरा फीड में माइकोटॉक्सिन जो फीड पॉइजन है वो किस कारण से बने हैं उसके बारे में जांच होती है। तो तीसरा है जो जैसे ब्रीडर फार्म है, कोई हैचरीज है, उसमें देखना टाइटर कितने हैं, कुछ हमने टीका लगाया है, वैक्सीनेशन करा है, उनके द्वारा कितना बचाव की मात्रा बनी है, जी। तो वो उसकी जांच करते हैं लाइसा की। जैसे जो आईबी के लिए है, रानीखेत के लिए है, जो भी वायरल की डिजीज है उन सब के लिए हमारे पास जी। सुविधाएं हैं। इसके अलावा PCR हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, जिसकी वजह से जैसे RT-PCR होता है, जी। उस तरह से हम मुर्गियों में भी जो वायरस की जांच है उसके लिए RT-PCR शुरू करने वाले हैं। तो वो शुरू हो जाएगा तो उसमें आसानी हो जाती है कि ये डायग्नोज करने के लिए कि कौन सा वायरस है। आज के टाइम में हम ये कह देते हैं कि वायरल बीमारी, वायरल है तो कौन सा है, हाँ, तो उसकी जांच के लिए वो PCR करना जरूरी है। वो हम शीघ्र ही शुरू करने वाले हैं, तो उसकी वजह से डायग्नोसिस और आसान है। एक क्वेश्चन रहेगा डॉक्टर साहब, जैसे ही कोई डिजीज आती है, जैसे स्वाइन फ्लू आया, कोई वायरस आता है, स्वाइन फ्लू आया था, कोविड आया था, सबसे अफेक्ट जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री पे पड़ता है, एकदम से रेट डाउन होना शुरू हो जाता है। अभी फिर कोविड की न्यूज जो आ रही है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमारी इंडस्ट्री जो है इफेक्ट होती है इससे? ये तो देखो ऐसा है कि क्योंकि ज़्यादातर सबसे सस्ता साधन प्रोटीन का है वो पोल्ट्री है, चाहे अंडा हो चाहे चिकन हो, जो लोगों को मिलता है जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि पहले सबसे हम हो सकता है पशुओं से कोई बीमारी, खासकर जूनोटिक डिजीज पिछले समय से कुछ ऐसी आई हैं जो पशुओं के माध्यम से आदमियों में आती है, तो सबसे पहले ये वहम लोग डाल देते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे कुछ चलता है तो उसकी वजह से लोगों में वहम भी डालते हैं, हालांकि वो सच्ची नहीं होती सारी चीज़ें। जैसे अब कोविड में बोला है पहले भाई इसके मुर्गियों से पशुओं में आई है, मुर्गियों से आदमियों में आई है बीमारी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और उसकी वजह से बाद में जब समझा है, सब समझ आया कि आदमी में अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उसको चिकन या अंडे खाने चाहिए, और अब अपने आप से लोग चिकन अंडे खाने लगे। तो अगर अंडे और चिकन खाएंगे तो उसकी प्रोटीन की मात्रा सही रहेगी, तो एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी इम्यूनिटी बनेगी तो हमारे बचाव बना रहता है। और अगर हम वैक्सीन भी लगाते हैं तो उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप पोल्ट्री किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी करो वो साइंटिफिक तरीके से हम जाना ही करना चाहिए आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन होने वाला है, कम्पिटिटिव होने वाला है ये व्यवसाय भी। तो उसमें वही किसान भाई या ब्रीडर या लेयर वाले आगे चल पाएंगे जो साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से इस व्यवसाय को आगे ले जाने की सोचेंगे। तो उस बारे में हमें सोचना चाहिए और आगे सभी को मिलकर बढ़ना चाहिए, इंडस्ट्री तभी आगे जाएगी। और बहुत उतार चढ़ाव आपने इतने सालों में आप भी इंडस्ट्री से जुड़े रहे हो तो आपने भी देखा है कि एकदम से कभी इस टाइम तो बहुत ही लंबा मंदा चल गया है, इतना लंबा मंदा कभी चलता नहीं, लेकिन क्या कारण रहे हैं तो उसके बारे में गहन अध्ययन करने के बाद अब लोग उस नतीजे पे पहुंच रहे हैं। अब आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि ये सुधरेगा और सबको जो भी इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। मेरी शुभकामना है कि पोल्ट्री के व्यवसाय दिन और उन्नति करें। डॉक्टर साहब, आपके साथ हमारा ये पहला इंटरव्यू है, तो आप हमारे चैनल को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि हम पोल्ट्री की इम्प्रूवमेंट के लिए कार्यरत रहें? ये अच्छा है, जैसे आपने ये पहल की है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई इसके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से, और बहुत इजी है, सबको मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है, तो इससे जुड़ा रहता है और तुरंत आपको जानकारी एक जगह से कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हो, तो उसका फ़ायदा है। उसके लिए आपको एक फार्मर से भी जुड़ना चाहिए। हर जो अच्छा फार्म है उसकी मैनेजमेंट, उसके जो वो सारा कुछ है डिटेल, बायोसिक्योरिटी का कैसे कर रहे हैं और जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, उस तरह की कुछ छोटी छोटी वीडियोस भी आप दिखाएं लाइव,
जी। वो भी अच्छा रहेगा फार्मर को, थोड़ा उससे प्रोत्साहन फार्म मिलेगा। विजिट करके। फार्म विजिट करके आप देख के जी। और उनका कुछ उनको एक एक क्लिप दिखाएं भाई बायोसिक्योरिटी का ये है, अच्छे फार्म की जो कैसा होना चाहिए बना हुआ, संरचना कैसी है और बायोसिक्योरिटी के लिए क्या क्या साधन करते हैं, मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, वो मेन टिप्स जो भी हो। अब जब जब कोई समस्या आती है तो उसमें फार्मर के भी व्यूज़ लेके और उसके फिर जो एक्सपर्ट है उनसे भी राय लेके उसका तुरंत समाधान कराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब आपके सजेशंस के लिए। तो आज थे हमारे साथ डॉक्टर NK महाजन जी, जिन्होंने हमें पोल्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपका इतना कीमती समय लेने के लिए। थैंक यू डॉक्टर थैंक यू साहब। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।